हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे मेन स्टडी सेशन में। तो आज हम एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे और जैसे कि हमेशा करते हैं, पहले तो मैं केस स्टडी रीड करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक जनरल अप्रोच बताऊंगा इस केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना चाहिए, और उसके बाद हम इस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे और एट द सेम टाइम मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में भी आपको बताते जाऊँगा। अब मैं पहले रीड करता हूँ केस स्टडी को। केस स्टडी कहती है, सून यू विल बी होस्टिंग वेडिंग एट योर होम। यू आर ग्रूम्स फादर. You have come out for dinner with bride's father. You're talking about how the two families clothing business can be merged following the marriage. The merger of the company will be extremely beneficial to you and your son. The bride's father offered to drive you to your residence. After dinner, while driving, he runs over a person sleeping on the sidewalk on his way to your house, seriously hurting him. You are aware that bride's father was speeding and lost control. You are the only eyewitness to the incidents when the law enforcement officer arrives to investigate it. Knowing the rigorous law governing traffic accidents, you are well aware that your honest description of the incident would result in wedding being called off. Your son's personal and financial well-being is on the line. What are the dilemmas you face? What will be your response to the situation? तो ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस स्टडी। केस स्टडी में क्या कहा गया है? केस स्टडी में बेसिकली ये कहा गया है कि आप जो है, आप ग्रूम के पिता हो और आप ब्राइड होने वाली ब्राइड के पिता के साथ डिनर पे आए हो। आप डिस्कस कर रहे हो कैसे शादी होने के बाद आप दोनों की जो कंपनी है वो मर्ज की जा सकती है, जो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए और आपके सन के लिए। बट डिनर होने के बाद जो ब्राइड के पिता है वो आपको लिफ्ट देते हैं, और बट एट द सेम टाइम वो स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हैं व्हेन ही इज़ ड्राइविंग, और जिसके वजह से ही लूज़ कंट्रोल एंड ही रन्स ओवर अ पर्सन ऑन द साइड वॉक। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब आता है तब आप ही सिर्फ एक आई विटनेस हो, और आपको पता है जो लॉ है बहुत ही स्ट्रिंजेंट है व्हेन इट कम्स टू रोड एक्सीडेंट, और इसीलिए आपकी जो लड़के की शादी है वो टूट सकती है और उसको पर्सनल एज वेल एज कमर्शियल लॉस हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में पूछा गया है कि आपके सामने कौन से डिलेमास हैं जो आप फेस कर रहे हो और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा इस पे। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो डायरेक्टिव है या जो ट्रेलिंग क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है, बट आपको इसे बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इस पर्टिकुलर आंसर को अप्रोच करना है। तो अप्रोच क्या होगा पहले वो देखेंगे, जिससे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है जब भी केस स्टडी दी जाए तो पहले तो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो कि इशू क्या है, इशू क्या कहा गया है, या उस पर्टिकुलर केस स्टडी का जिस्ट क्या है, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये आपको पुश कर रहा है, ऐसे कौन से डिफिकल्ट सिनारियो में आपको लेके जा रहा है, उस सिनारियो को आपको बताया। तो बेसिकली आप सिनारियो बताओगे, शुरुआत इस तरह से करोगे, इंट्रोडक्शन ऐसे करोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको जो है इस पर्टिकुलर केस स्टडी का मतलब अच्छे से समझ में आया। इसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यानी वो सारे लोग जो इम्पैक्ट होंगे आपके डिसीजन से। इसके बाद आप बताओगे एथिकल डिलेमास, जो आपको ट्रेलिंग क्वेश्चन पूछा गया है इस पे सीधा आप आओगे और वो चीज़ आप यहाँ पे सॉल्व करोगे कि क्या क्या एथिकल डिलेमास है आपके सामने। फाइनली या बिफोर कंक्लूडिंग आप कहोगे कि कौन से एक्शंस आप लोगे इन सच सिचुएशन, क्योंकि आपको आपका रिस्पॉन्स पूछा गया और यू विल कंक्लूड अप्रोप्रिएटली। तो कंक्लूजन आप सोल्यूशन बेस्ड भी रख सकते हो या आप एथिकल कोई सोल्यूशन भी दे सकते हो, कि जिस तरह से हम बेटर यही रहता है कि हम इसे सोल्यूशन बेस्ड रखें ताकि जो है आपका आंसर है वो कंप्लीशन में आए। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि केस स्टडी में इंट्रोडक्शन पहले जो होता है उसमें आपको बेसिक सिनारियो बताना है। अब इस पर्टिकुलर आंसर से आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसा सिनारियो है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको एक जगह पे आपके पर्सनल, और आप पर्सनल में आपके जो सन है उसके भी पर्सनल यानी आपके पर्सनल हुए, और कमर्शियल इंटरेस्ट है एक जगह पे, और दूसरी जगह पे आपको लॉ और मोरालिटी, आपकी खुद की मोरालिटी है, अगर कुछ गलत काम हुआ है देन योर मॉरल कॉन्शियंस विल आस्क यू। तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। ये बेसिक सिनारियो है इस केस स्टडी का। तो आपने ये जो है ये बता दिया। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता बेसिक सिनारियो समझने में, एक दो बार पढ़ लिया यू विल गेट टू नो, एंड आफ्टर यू हैव डन लाइक multiple case studies, say around 20-30 case studies you have done, you will be able to make the gist or the scenario, you will take you will be able to put it on paper, the scenario.
इसके बाद हम स्टेक होल्डर्स बताएंगे, कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, उनके इंटरेस्ट हो सके तो बता सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर को पहले रखेंगे, द पुअर मैन, जो साइड वॉक पे शायद गरीब होगा इसलिए साइड वॉक पे रह रहा है, एंड हु इज सीरियसली हर्ट। इसके बाद आप भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन who knows that the accident is done by the person sitting next to you। और आपकी इंटरेस्ट क्या है, your interest is your own commercial as well as your son's interest, that is his marriage and his future। इसके बाद important stakeholder है groom's father, who has to face the consequences of the action, जो consequence हुआ है उसका action उसको face करना पड़ेगा। इसके अलावा bride and groom दोनों भी affect होंगे, इसके अलावा family in general affect होगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। आप चाहिए तो स्पेसिफिकली स्टेक होल्डर बता सकते हो, एट द सेम टाइम आप उनकी इंटरेस्ट भी बताओगे, देन इट विल बी हेल्पफुल। अब हम आएंगे मेन पार्ट पे। पूछा गया एथिकल डिलेमा, क्या एथिकल डिलेमा आप फेस करोगे ऐसे सिचुएशन में। तो डिलेमा क्या होता है वो पहले समझते हैं। डिलेमा यानी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको डाउट है, यू आर इन डिलेमा। अब कोई भी चीज़ डिलेमा नहीं हो सकती। अगर आप कोई एक सिंपल सी चीज़ के बीच में ऑप्शन है आपके सामने और उससे कुछ चूज़ करना है आपको, तो उसको डिलेमा नहीं कहेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा चॉइसेस हो और कोई भी एक ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो, समझिए आपने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो उसके जो एडवांटेजेस है या जो वैल्यूज़ वो सिक्योर करता है उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। यानी दोनों भी ऑप्शन जो है वो बहुत ईजी ऑप्शन नहीं है, आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि क्लियर कट राइट एंड रॉन्ग चीज़ें पता नहीं चलती, इसको हम डिलेमा कहते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या क्या एथिकल डिलेमा सामने दिखाई दे रहे हैं, तो आपको वो डिलेमा बतानी, यानी बेसिकली आपके पास जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं जब भी आप कोई पर्टिकुलर एक्शन करते हो, उसी को आपको प्रेजेंट करना है पेपर में। तो यहाँ पे कौन से आपके सामने डिलेमाज हैं। तो पहला डिलेमा है कि क्या मुझे अपने पर्सनल या कमर्शियल इंटरेस्ट सीख करनी चाहिए या मुझे लीगल ऑब्लिगेशन से व्यवहार करना चाहिए। तो पर्सनल इंटरेस्ट क्या है आपका, बिजनेस एक्सपांशन हो सकता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है विद लॉ। लॉ क्या है कि अगर किसी ने एक्सीडेंट करा तो उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें सामने आ रही है, एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो इसमें से आपको एक चॉइस करना है। इसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टूवर्ड्स योर फैमिली, ये भी एक डिलेमा है। इसके अलावा जस्टिस फॉर द पुअर, पुअर मैन है तो जस्टिस जो है वल्नरेबल के लिए, यू हैव टू सी दैट वल्नरेबल इज नॉट बेसिकली मेड व्हाट काइंड ऑफ अ स्केप गोट, इसलिए जस्टिस फॉर पुअर मैन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीज़ें आपके सामने होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फैमिली एंड जस्टिस फॉर द पुअर मैन। अगर आप सच बोलोगे, इफ़ यू से द ट्रूथ, जो पुलिस ऑफिशियल है उसको, देन इट विल एंडेंजर द वेडिंग ऑफ योर सन, दैट इज़ वन थिंग। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर फैमिली इज, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर सन। इसके अलावा अगर आप झूठ बोलोगे, फॉल्स रिपोर्टिंग करोगे, मॉडिफाई करोगे, तो ये अनजस्ट हो जाएगा फॉर द पुअर मैन हु इज़ बैडली हर्ट। तो यही इसी चीज़ को हमने एलाबोरेट किया। थर्ड जो डिलेमा है वो है ऑनेस्टी, मॉरलिटी जो है आपकी, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, ये तो आपको शो करना ही पड़ेगा आपके आंसर्स में, क्योंकि ये एथिक्स का पेपर है। एक चीज़ सामने आ रही है आपकी कि आप क्या अपने मॉरल्स के साथ जाओगे या प्रैक्टिकली आप कुछ सोचोगे। तो ऑनेस्टी और प्रैक्टिकली ये दोनों सामने आ रहे हैं। ऑनेस्टी क्या है कि ऑनेस्ट रिपोर्टिंग विल सेव यू फ्रॉम कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, यानी जब भी आपके दिमाग में, आपके माइंड में दो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ आमने सामने होते हैं तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करते हैं। एक्सक्यूज मी, जैसे मेरी इच्छा तो है कि मैं सच बोलूं लेकिन मैं सच नहीं बोल सकता, ये कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ है और ये आपके दिमाग को परेशान करते रहते हैं, इसी को हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। तो ये आपको, अगर आप सच बोल दोगे देन यू विल बी सेव्ड फ्रॉम कॉग्निटिव डिसोनेंस, बट एट द सेम टाइम अगर आप प्रैक्टिकल हो जाते हो और हाइड करते हो इन्फॉर्मेशन, तो ये विन विन सिचुएशन हो सकता है फॉर बोथ द फैमिलीज। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है या एथिकल डिलेमा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दो अप्रोचेस जो है हम यहाँ बता रहे हैं, टीलियोलॉजिकल और डियोंटोलॉजी। इन दो अप्रोचेस में आपको बेसिकली आपकी मॉरलिटी ढूंढनी है। टीलियोलॉजी क्या होता है, टीलियोलॉजी बेसिकली ऐसा एक प्रिंसिपल है जिसमें आप जो भी एक्शन करते हो और जो भी गोल है, एक्शन जो है दैट इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज गोल। अगर आपका गोल जो है वो अच्छा होगा तो आपका जो एक्शन है उसे हम मॉरल एक्शन कहेंगे।
और डियोंटोलॉजी में क्या है कि एक्शन पे हम फोकस करते हैं रैदर देन गोल। गोल गलत भी हो जाए, यानी कॉन्सिक्वेंस रैदर, अगर कोई एक्शन करते हो बट उसका कॉन्सिक्वेंस गलत भी हो जाए, इट डज नॉट मैटर, आपने अपने एंड से सही काम किया, आपने अपनी ड्यूटी जो है वो फॉलो की, इसीलिए इसे डियोंटोलॉजी कहते हैं। और टीलियोलॉजी यानी आप कॉन्सिक्वेंस पे फोकस करते हो। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस हो सकता है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो इसे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है। तो हम जो है कॉन्सिक्वेंस क्या यहाँ ढूंढ रहे हैं, अगर हमने झूठ बोला या हमने रिपोर्ट सही से नहीं किया तो मैक्सिमम हैप्पीनेस कैसे को, दोनों फैमिली भी खुश होगी, दोनों शादी भी हो जाएगी, ग्रूम और ब्राइड भी खुश रहेंगे। एक बंदे का बेसिकली इशू हो रहा है, वो है वो बंदा जो गरीब बंदा है जिसके ऊपर जो इंजर्ड है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, अश्योर किया मैक्सिमम लोगों का हैप्पीनेस, वी हैव लेट वन पर्सन सफर। तो ये एक टीलियोलॉजिकल अप्रोच हो सकता है। इसके अलावा डियोंटोलॉजी अप्रोच क्या है कि इट इज बाय नॉट मॉडिफाइंग द ट्रूथ आई विल फॉलो माई ड्यूटी, आप ड्यूटी फॉलो करोगे टूवर्ड्स द सोसाइटी एज वेल एज योर कॉन्शियंस, कॉन्शियंस और सोसाइटी दोनों की तरफ आप अपनी ड्यूटी अदा करोगे बाय टेलिंग द ट्रूथ टू द पुलिस। तो ऐसे आप देख सकते हो एथिकल डिलेमा हमने यहाँ पे पुट ऑन करे हैं पेपर पे। अब इससे बहुत ज़्यादा भी एथिकल डिलेमा ढूंढ सकते हैं, बट जो भी आपके दिमाग में आए एट दैट मोमेंट, और इसको प्रैक्टिस करने पे ही आप इसे कर सकते हैं। तो इसे सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना करें। जो भी दो कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ जो है जो आपके सामने आते हैं और उसमें से एक चूज़ करना है, उसी को आपको यहाँ पे पुट डाउन करना है। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन बहुत ही प्रैक्टिकल एज वेल एज एथिकल होना चाहिए। मिडिल ग्राउंड हमको हमेशा अपने एक्शंस में रखना है। बहुत ज़्यादा आप अनएथिकल भी नहीं हो सकते, और बहुत ज़्यादा आप, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मोरालिटी डेफिनेटली हमें इंश्योर करनी है, बट एक प्रैक्टिकल टच होना चाहिए उसको, अदरवाइज इट वोंट बी फिजिबल इनफ। तो ऑप्शन में हम कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंपैशन सबसे पहले दिखाना है ऐसी जगहों में। तो कंपैशन आप किसके प्रति दिखाओगे? जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उस बंदे के प्रति दिखाओगे जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में जो भी गाड़ी चला रहा है उसमें हमेशा भय होता है कि उसने गाड़ी चलाई है, अब उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सो ही विल रन अवे। तो आप सबसे पहले जो ब्राइड के फादर है उसको बताओगे कि आपको उसको कन्विंस करना है कि आपको हेल्प करना है, जो पर्सन है जो इंजर्ड है उसको, थ्रू व्हाट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड अश्योरिंग हेल्प टू द फैमिली ऑफ द इंजर्ड इन द लॉन्ग टर्म। तो इस तरह से आप एक प्रैक्टिकल एज वेल एज कंपैशनेट अप्रोच से स्टार्ट करोगे आपके कोर्स ऑफ एक्शन को। आप पहले तो जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उस बंदे का आपको रोल अदा करना है। इसके बाद आप बताओगे कि जैसे कि स्ट्रिंजेंट नेचर है लॉ का, तो प्रैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ेगा कि आप जो है झूठ नहीं बोलोगे, आप जो है बताओगे कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो डेलिब्रेट नहीं हुआ है और ये एक एक्सीडेंट है, ऐसे पुलिस को आप बता दोगे। इसके बाद आप पुलिस को एक और चीज़ कर सकते हो, आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि लीनियंट अप्रोच लिया जाए, क्योंकि वी हैव बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड वी आर ऑल्सो अश्योरिंग हेल्प इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग एल्स एंड वी आर कमिंग आउट ओपनली। सो हम पूरी तरह से आपको कोऑपरेट करेंगे, बट आप थोड़ा लीनियंट अप्रोच रखें। डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर रिक्वेस्ट, वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग अनएथिकल, लीनियंट अप्रोच ही रखने को कह रहे हैं, वी आर कमिंग आउट क्लीन। इसके अलावा आप फिर बताओगे कि उनकी जो फैमिलीज़ है, जो भी अभी पहले तो आपने ट्रीटमेंट के लिए जो भी है एक्शन लिए है, फिर जो बंदा है जिसके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंस फेस करने होंगे तो उसके भी आपको हेल्प करनी होगी। सो विल इन्फॉर्म द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ बोथ साइड सो दैट प्रॉपर लीगल हेल्प कैन बी अरेंज्ड। फाइनली आप कहोगे कि उस ब्राइड के पिता को कि कोई भी हमारे जो रिलेशंस है उसमें कोई दरार नहीं आएगी इस पर्टिकुलर एक्शन की वजह से या इवेंट की वजह से, और जो शादी है उसको कॉल ऑफ नहीं करेंगे, प्रोबेबली हम इसको पोस्टपोन कर देंगे बट वी विल नॉट कॉल ऑफ। तो इस तरह से अश्योरेंस हो जाएगा उस बंदे को भी कि हाँ एवरीथिंग इज इन द राइट कोर्स। फिर आप कंक्लूड कर सकते हो, जैसे मैंने कहा है कि एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में एक मिडिल ग्राउंड ही आपको जहाँ पे सोल्यूशन हो सकता है कि आप जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट और लीगल और मॉरल ड्यूटी इन दोनों को बैलेंस कर पाओगे। तो आप कहोगे कंक्लूजन में कि कॉम्प्रोमाइज़ कर देना अपने मॉरल वैल्यूज़ पे टफ सिचुएशन में काफ़ी ईजी है, बट अगर आप होल्ड कर पाओ उस सिचुएशन में जो जिसकी ज़रूरत है, अगर हमको किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना है, सो व्हाट वी नीड इज़ फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड यानी स्ट्रेंथ ऑफ माइंड।
इसके अलावा मॉरल कमिटमेंट और इंटीग्रिटी की बात है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में टूट जाते हो, आपकी जो एक इंटीग्रिटी होती है एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। मॉरल कमिटमेंट, आपके जो भी वैल्यूज़ है, ऑनेस्टी हो, ट्रुथफुलनेस हो, उसके साथ आप मॉरली कमिटेड रहो और इंटीग्रिटी से आप बिहेव करो, तो आप जो है सही रास्ते पे दिखोगे, एक एथिकल आपका अप्रोच दिखेगा। एट द सेम टाइम हम कहेंगे हम एक बैलेंस्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे बाय डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे हमने उसको बताया कि वी विल टेक केयर ऑफ द इंजर्ड, एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हेल्प्ड इन अ सेंस बाय अरेंजिंग लीगल एड फॉर द ब्राइड्स फादर। तो इस तरह से हमने पर्सनल इंटरेस्ट भी इंश्योर किया, बट एट द सेम टाइम लीगल और मॉरल ड्यूटी को भी हमने इंश्योर किया। इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। क्विकली रिवाइज करेंगे हमने क्या देखा है। क्वेश्चन हमने देखा, उसके बाद अप्रोच देखा, अप्रोच कैसे कर सकते हैं। फिर अप्रोच में पहले तो इंट्रोडक्शन किया, उसकी सिनारियो जो है जिस जो है वो बता दी, फिर स्टेक होल्डर्स बता दिए और उसके इंटरेस्ट भी बता दिए। फिर हमने एथिकल डिलेमास भी बता दिए कि कौन से एथिकल डिलेमास है, और इसको आपको ज़्यादा वाइड रखना चाहिए, सिर्फ राइट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं रखना है। जो भी आपके दिमाग में आता है, जो वैल्यूज़ है जो सिक्योर करने हैं आपको, उसको अगर आप ऑप्शंस दे सके तो वो भी आपके एथिकल डिलेमास ही होंगे। इसके बाद आप कोर्स बताएंगे, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा आपका, और बहुत ही प्रैक्टिकल रखना है और एथिकल रखना है, दोनों साथ में रखना है आपको, मिडिल ग्राउंड हमेशा रखना है, क्योंकि जो भी एक्शन है वो फिजिबल भी दिखना चाहिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हो। तो प्रैक्टिकलिटी आपके आंसर्स में, जिसे हम प्रूडेंस कहते हैं, यानी प्रैक्टिकल विजडम, वो दिखना चाहिए। और कंक्लूजन में हम एक मिडिल ग्राउंड या फिर एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच देंगे। तो इस तरह से इसे कंक्लूड किया जा सकता है। So I hope you have gained a lot of things, lot of concepts from this particular case study. अब मैं आपको कुछ हमारे कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है हम ऑनलाइन हमेशा से रहे हैं, हम ऑनलाइन वे में हमने आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है, बट अब हम एक ऑफलाइन बैच भी शुरू कर रहे हैं। सिर्फ एक बैच होगी, तो उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर करिए। इसके लिए आप कॉल कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे 1800 तो जैसे मैंने कहा, एक ही ऑफलाइन बैच होगी, एक ही बैच होगी रैदर, तो पूरा फोकस मिलेगा जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन मोड में भी आपके को बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे जीएस मेंस क्रैश कोर्स। अगर आप 2020 की एग्जाम दे रहे हो, तो आप जो है अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने कोर्स के कंटेंट को भी आप रिवाइज कर सकते हो बाय कवरिंग 300 मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज थ्रू आंसर राइटिंग फॉर्मेट। यानी हर रोज 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिससे को आपसे सॉल्व करवाया जाएगा और उसको चेक कराया जाएगा। तो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी है इसके लिए। इसका जो प्राइसिंग है वो देख सकते हो 5999। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज सिर्फ करना चाहते हो अवेल, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट है और इसका प्राइसिंग है 6999। इसके अलावा अगर आप प्रायोरिटी स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप में आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हो। इसमें जो है मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, और एट द सेम टाइम 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को कवर किया जाएगा इन Q&A फॉर्मेट। और 12 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ, 5 क्वेश्चन डेली और डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप। इस तरह से आप जो है अपनी प्रिपरेशन को और सॉलिड कर सकते हो, और इसका प्राइसिंग है 10,999। तो एनी डिटेल्स ऑन एनी ऑफ द कोर्सेज यू कैन contact us, email us, or you can call us on this number 1800 890 3043. So that's it from this session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.